हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हमें सभी एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 11.1 से लेके 11.7 तक। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, देखो आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है, कितनी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। द पावर एमिटेड, देखो एमिटेड पावर आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻³ वॉट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन अ लाइट बीम। एक फोटोन की एनर्जी आपको पूछा है और आपको दूसरी बात बोली गई है, हाउ मैनी फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय सोर्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बोला गया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड आपको बोला गया है, मतलब स्मॉल n आपको निकालना है और टाइम आपको दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे। सबसे पहले एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, तो सबसे पहले हम निकालते हैं एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी। तो E = hf, बस यहाँ पे वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, H की वैल्यू पता है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.625 × 10⁻34। ओके, अभी निकालना है नंबर ऑफ फोटोन, तो पावर का जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करो। चलो, पावर P = टोटल एनर्जी अपॉन टाइम होता है। तो P = टोटल एनर्जी मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोन इंटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिवाइड बाय टाइम होगा। तो नंबर ऑफ फोटोन आपको चाहिए, तो पावर इंटू टाइम डिवाइड बाय एनर्जी होगा। अब टाइम तो 1 सेकेंड आपको दिया हुआ है, तो पावर अपॉन एनर्जी कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। पावर यहाँ पे दिया हुआ है और एनर्जी यहाँ पे मिलेगी एक फोटोन की, तो नंबर ऑफ फोटोन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलो 11.2 देखते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1.6 × 10⁻19 कूलम से 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई करो, ये जूल में कन्वर्ट हो गया। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ सीजियम, देखो ए में हमें क्या निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप फाई = क्या करोगे, hf0, और यहाँ पे आपको f0 मिल जाएगा। ठीक है, चलो फाई आपको दिया हुआ है, देखो φ0 आपको दिया हुआ है ये, और h की वैल्यू आपको पता है, f0 मिल जाएगा। चलो बी में क्या करना है, द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू 0 बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है, तो EV0 = hf माइनस क्या करोगे, φ0। तो EV0 = h, f की जगह पे c/λ माइनस φ0। ठीक है, अभी देखो आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है। E दिया हुआ है, V0 दिया हुआ है, फिर HC ये दोनों दिया हुआ है, और φ0 भी दिया हुआ है। तो आपके लिए क्वेश्चन मार्क है ये लैम्बडा, तो ये लैम्बडा निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेशन करके लैम्बडा आप निकाल लोगे, तो वेवलेंथ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। देखो बाकी सारे अननोन क्वांटिटीज़ आपको दी हुई है, V0 दिया हुआ है, HC दिया हुआ है, और φ0 भी दिया हुआ है, तो लैम्बडा मिल सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन द विजिबल रीजन इज अबाउट 390 नैनोमीटर फॉर वायलेट कलर। देखो जो डेटा दिया हुआ है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। लैम्बडा फॉर वायलेट कलर आपको दिया हुआ है 390 नैनोमीटर। लैम्बडा फॉर येलो ग्रीन, एवरेज वेवलेंथ फॉर येलो ग्रीन आपको दिया हुआ है 550 नैनोमीटर, और
रेड कलर के लिए दिया गया है 760 नैनोमीटर। रेड कलर की वेवलेंथ विजिबल लाइट में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी। ठीक है, तीनों कलर की वेवलेंथ दी हुई है। व्हाट आर द एनर्जीज ऑफ फोटोन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट दी वायलेट एंड एवरेज वेवलेंथ येलो ग्रीन कलर के लिए और रेड कलर के लिए, सभी के लिए सब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच सी बाई लेमडा, बट ये आपको एनर्जी देगा इन जूल। अगर आप एच सी डिवाइड बाई ई लेमडा कर दो, मतलब ई से डिवाइड कर दो, तो जो आपको आंसर मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा। अब समझो, ए में जो आपको बोला गया है तीनों के लिए एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, तो आप जब ई वायलेट निकालो तब क्या करना है, एच सी बाई ई इंटू लेमडा किसके लिए रखना है, वायलेट कलर के लिए। बस सिर्फ लेमडा की वैल्यू चेंज करते जाओ, आपको ई वी मिल जाएगा, ई येलो ग्रीन मिल जाएगा और ई रेड मिल जाएगा। इन शॉर्ट ये तीन वेवलेंथ की वैल्यू 1 बाय 1 यहाँ पे रखनी है। एच सी और ई आपके पास है क्योंकि तीनों कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये आंसर्स मैं आपको डायरेक्ट यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि हम दूसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी कर पाए। तो ईवी आपको मिलेगा 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मिलेगा 2.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये मिलेगा 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन में देखो, फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल दिस वर्क फंक्शंस लिस्टेड इन टेबल, ओके सॉरी, हाँ, फ्रॉम विच ऑफ द फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स विथ वर्क फंक्शंस लिस्टेड इन टेबल 11.1 एंड यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ 1, 2 and 3 ऑफ ए। ओके, मतलब ए में जो आपको तीन रिजल्ट मिले थे, तीनों के लिए जो एनर्जीज मिली थी यहाँ पे, उनके लिए आपको ये टेबल में देख के बताना है कि कैन यू बिल्ड अ फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट ऑपरेट्स विद द विजिबल लाइट। ओके, मतलब समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो, ये तीन एनर्जी मिली, वो वैल्यू की हेल्प से ये टेबल में देख के बताना है कि कौन से कलर के लिए कौन सा मटेरियल सूटेबल रहेगा वो वेव को डिटेक्ट करने के लिए। तो सोचो, आप वायलेट लाइट को कब डिटेक्ट कर सकते हो, या तो वायलेट लाइट की हेल्प से कब आप फोटो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जब ये इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो तब। तो सोचो, आपके पास वायलेट कलर के लिए एनर्जी कितनी है, 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3.19 से कम वैल्यू है, वैसे वर्क फंक्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे, देखो। ठीक है ना, मतलब सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम के लिए हमारी जो अप्लाइड एनर्जी है 3.19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है। मतलब हम वायलेट कलर वाली जो वेवलेंथ है उसके लिए ये तीन मटेरियल का यूज़ करके फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस बना सकते हैं। तो वायलेट कलर के लिए आएगा सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम। वैसे ही येलो ग्रीन कलर के लिए देखो 2.26 से कम वैल्यू कौन सी है, सीजियम। तो सीजियम येलो ग्रीन कलर में भी काम लगेगा। और रेड कलर के लिए अप्लाइड एनर्जी है 1.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो इनमें से किसी से भी ज़्यादा नहीं है। मतलब एक भी डिवाइस, देखो एक भी मटेरियल यहाँ पे काम नहीं लगेगा रेड कलर के लिए। ठीक है, समझ में आया। मतलब रेड कलर है, उसकी एनर्जी उतनी कैपेबल नहीं है कि इनमें से कोई भी मटेरियल में से फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेट करा सके, क्योंकि देखो सीजियम के लिए भी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी है, 2.14। रेड कलर से तो उससे भी कम एनर्जी मिलती है। ठीक है,
तो आपको लास्ट में टेक्स्ट बुक में आंसर दिया हुआ है, एज इट इज़ लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। उसमें भी यही सब एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब 11.4 देखो। 11.4 में व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ स्पीड दिस। देखो ए में क्या करना है, लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब देखो इलेक्ट्रॉन की स्पीड दी हुई है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है, एच भी आपको पता है, तो इसमें वैल्यू रखो, आपको आंसर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, ठीक है। और बी में एक बॉल दिया है जिसका मास और वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी लैम्बडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी करना है। फर्क सिर्फ इतना, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे मास ऑफ बॉल आएगा, यहाँ पे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे स्पीड ऑफ बॉल। ओके, तो ये तो आप कर ही सकते हो। सिर्फ वैल्यू रखनी है, आंसर मिल जाएगा। 11.5 देखो, एन इलेक्ट्रॉन, एन अल्फा पार्टिकल एंड अ प्रोटॉन हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। चलो लैम्बडा इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, एच अपॉन अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी के हिसाब से 2m के। Which of these particle has the shortest de Broglie wavelength? तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, hence lambda is inversely proportional to under root m। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा उसकी वेवलेंथ है वो शॉर्टेस्ट मिलेगी आपको। तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल यहाँ पे लिखना है, हियर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोटॉन इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। Hence, lambda for alpha particle is less than lambda for proton less than lambda for electron। तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी मिलेगी, अल्फा पार्टिकल की। तो आप लिख सकते हो, hence अल्फा पार्टिकल हैज द शॉर्टेस्ट डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। और ये सब नहीं करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो, हियर मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ग्रेटेस्ट, hence the alpha particle has the shortest de Broglie wavelength। clear? okay। 11.6 देखो, a particle is moving 3 times as fast as an electron। देखो तो velocity of particle is 3 times velocity of electron आपको दिया हुआ है। उसके बाद the ratio of de Broglie wavelength of particle to that of the electron, मतलब लैम्बडा ऑफ पार्टिकल अपॉन लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। कैलकुलेट द पार्टिकल्स मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल। चलो मास ऑफ पार्टिकल आपको निकालना है, एकदम इजी है। यहाँ पे करोगे क्या, तो लैम्बडा पी डिवाइड बाई लैम्बडा ई इक्वल टू यहाँ पे एच अपॉन एम पी वी पी आएगा, नीचे आएगा एच अपॉन एम ई वी ई। यहाँ पे देखो तो आप एच एच कैंसिल हो गया। ओके, तो ये एम ई वी ई ऊपर गया, नीचे आएगा एम पी वी पी, बट वी पी की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, 3VE। और 3VE है तो एक एक VE कैंसिल आउट हुआ। और लैम्बडा पी बाई लैम्बडा ई आपको वैल्यू दी हुई है 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। मास ऑफ पार्टिकल निकालना है तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइड बाई 3 तो था ही, और ये पार्ट नीचे जाएगा 1.813 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये कैलकुलेशन करोगे तो आपको मास मिल जाएगा 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ये पार्टिकल कौन सा हो सकता है, या तो प्रोटॉन या तो न्यूट्रॉन। Thus the particle with the mass could be a proton or a neutron आप लिख सकते हो, क्योंकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेट इतना ही होता है। ओके, एग्जाम्पल 11.7 What is the de Broglie wavelength associated with an electron accelerated through a potential difference of 100 volts। तो
इनके लिए तो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट ही फॉर्मूला दिया है, लैम्बडा इक्वल टू डायरेक्ट ये लिख सकते हो 1.227, देखो ऐसे ही लिख दो, लैम्बडा इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय अंडर रूट वोल्टेज नैनोमीटर, इजी। तो ये बन गया 1.227 डिवाइड बाय अंडर रूट 100 नैनोमीटर। अंडर रूट 100 मतलब क्या हुआ 10, तो ये 0.1227 नैनोमीटर आंसर। 0.1227 का राउंड ऑफ कर दिया है 0.123। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल 11.7 का सॉल्यूशन हुआ। चलो यहाँ तक रखते हैं, अगर कोई डाउट है तो कांटेक्ट कर सकते हो, और नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सभी न्यूमेरिकल से एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, आंसर आ रहा है कि नहीं चेक कर लो, और अगर कहीं पे डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू।